देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के आगे सामने मौजूद दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर आज से राहुल गांधी भी पश्चिम बंगाल के मैदान में कूद रहे हैं दोस्तों। और 3 जगह होने जा रही है उनकी सभा, बताएंगे कहां कहां पर करने वाले हैं सभा दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर आम आदमी पार्टी साथ के साथ सांसदों को निपटाने के लिए दे रही है एक बड़ी कार्रवाई की रिक्वेस्ट। राज्यसभा के अंदर एक बड़ी मांग की गई है दोस्तों, बताएंगे किस तरीके की मांग की गई है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ जहां पर वह कानून को लेकर एक और ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है दोस्तों, जिससे पता चल रहा है कि मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर वह कानून के माध्यम से किस तरीके का अत्याचार किया गया है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में बीजेपी के एक ऐसे व्यक्ति ने मोदी के अमेरिका के साथ में किए गए डील को लेकर निशाना साध दिया दोस्तों, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था। क्या संघ और बीजेपी के बीच में खिंची पड़ी है तलवारें, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की, तो सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के बिना विपक्ष का कोई भी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर 152 सीटों पर पहले चरण के लिए वोट डाले जा चुके हैं दोस्तों। अब दूसरे चरण के चुनाव को लेकर यानी दक्षिण पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है दोस्तों। अब दूसरे चरण के लिए 29 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि दक्षिण बंगाल के इलाके के अंदर ममता बनर्जी का पिछली बार जोरदार तरीके का दबदबा था दोस्तों। पिछली बार ममता बनर्जी की सरकार बनने का सबसे बड़ा कारण दक्षिण बंगाल था, और इसीलिए 142 सीटों में से कम 130 प्लस सीटें जीतने की स्थिति में टीएमसी नजर आएगी, तभी जाकर राज्य के अंदर उनकी सरकार बंपर वोटों से बनेगी दोस्तों। और अब पूरा ध्यान सारी पार्टियों का दक्षिण बंगाल की ओर है। ऐसे में उत्तर बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी थोड़े बहुत टक्कर में है दोस्तों, लेकिन जब बात दक्षिण बंगाल की आती है तो असली मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच में कहीं दूर दूर तक नहीं है। टीएमसी और टीएमसी के बीच में है कि आखिर टीएमसी इस बार यहां पर कितनी सीटें जीतेगी। अगर टीएमसी 120 प्लस सीटें जीती है दोस्तों, तो स्थिति टीएमसी के लिए सरकार बनाने वाली होगी। और ऐसे में राहुल गांधी भी अब दक्षिण बंगाल के कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी जहां पर मजबूत है वहां प्रचार करते हुए नजर आएंगे दोस्तों। राहुल गांधी ने फैसला लिया है कि वो केवल 2-3 दिन प्रचार करेंगे, यानी 25 तारीख को आज राहुल गांधी का प्रचार होने जा रहा है। राहुल गांधी हुगली की एक सीट श्रीरामपुर में चुनाव प्रचार के लिए 1 बजे के आसपास मौजूद रहेंगे दोस्तों। उसके बाद शहीद मीनार कोलकाता के अंदर चुनाव प्रचार करेंगे इस विधानसभा सीट पर, और मेटिया ब्रूस में साउथ 24 परगना के अंदर राहुल गांधी की सभा होने जा रही है। तो आज राहुल गांधी 3 सभा करेंगे, और ऐसे ही कल परसों 3-3 सभा होगी। तो लगभग 9 सीटों पर राहुल गांधी प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी दक्षिण बंगाल की सारी सीटों पर या फिर 50% 30% सीटों पर प्रचार करेंगे। वो केवल 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि तृणमूल कांग्रेस को नुकसान ना पहुंचे, केवल कुछ एक सीटों पर राहुल गांधी प्रचार करे, और कुछ एक सीट जहां पर कांग्रेस पार्टी के जीत की संभावना सबसे ज्यादा है वहीं पर फोकस किया जा रहा है दोस्तों। और एकदम सही बात है, अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी एकदम सही रणनीति पर काम कर रहे हैं। विपक्ष को केवल उन्हीं सीटों पर ध्यान देना चाहिए जहां पर उनके जीत की संभावना है, बाकी पर तृणमूल कांग्रेस को अच्छे से चुनाव लड़ने देना चाहिए दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कोई भी उस तरीके की चुनौती पेश नहीं की जैसा तृणमूल कांग्रेस या विपक्ष की अन्य पार्टियां कांग्रेस पार्टी शासित राज्यों के अंदर आकर करने लगती है दोस्तों। और बंगाल के अंदर राहुल गांधी गिनी चुनी 8-9 सभाएं करने जा रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि राहुल गांधी केवल कुछ एक गिने विधानसभा सीटों पर फोकस कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि विपक्ष की भूमिका इसी तरीके से होनी चाहिए, यानी दोस्तों 284 सीटों में से राहुल गांधी बमुश्किल 20 सीटों पर फोकस कर रहे हैं, और बाकी सीटें तृणमूल कांग्रेस अपने आप लड़ रही है दोस्तों। और राहुल गांधी या कांग्रेस की ओर से कोई चुनौती नहीं दी जा रही। अगर आप भी मानते हैं कि असली विपक्षी एकता ऐसे ही बनती है जब समझौता इस तरीके से होता है कि एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है और केवल कुछ सीटों पर चुनाव जीतने के लिए प्रयास किए जाते हैं दोस्तों। वैसे भी कांग्रेस पार्टी का बंगाल में पुराना इतिहास रहा है, तो कांग्रेस पार्टी की जो सबसे मजबूत सीटें थी तो वहां पर कांग्रेस पार्टी फोकस कर रही है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस किसी दूसरे राज्य से आकर विपक्ष के राज्य के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। पहले से कांग्रेस का प्रभाव है, इसीलिए गिनी चुनी सीटों पर प्रचार किया जा रहा है, जो अच्छी बात है। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही रणनीति पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जिसमें बीते दिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी लोगों के निशाने पर इसलिए आ गई दोस्तों क्योंकि आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने अचानक से भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला ले लिया, और राज्यसभा में बीजेपी के अंदर 7 सांसदों की संख्या बढ़ गई दोस्तों। हरभजन सिंह से लेकर राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक जैसे लोगों ने पलटी मार दी। और इन सारे सांसदों के पलटने के बाद विपक्ष का दबाव आम आदमी पार्टी पर है कि इन पर कार्रवाई की जाए दोस्तों। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी में शामिल होने वाले राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक को राज्यसभा से अयोग्य घोषित करने की मांग की। संजय सिंह ने कहा कि वो राज्यसभा स्पीकर को पत्र सौंपेंगे जिसमें दल बदल कानून के तहत इन तीनों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है, और केवल 7 में से 3 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है दोस्तों। देखना यह होगा कि क्या राघव चड्ढा जो दावा कर रहे हैं कि 10 में से 7 सांसदों का उनको समर्थन है, क्या सातों के सातों सांसद वाकई सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर 6 सांसद या उससे कम सांसद राघव चड्ढा के साथ नजर आएंगे तो राघव चड्ढा बुरी तरीके से फंस जाएंगे दोस्तों। एक तो बीजेपी में जाने का कलंक लग जाएगा, दूसरा सांसद के सांसदी के पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ जाएगा, तो पूरी तरीके से मामला राघव चड्ढा के खिलाफ भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि इस मामले पर
राज्यसभा के सभापति क्या फैसला लेते हैं। दोस्तों जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर वह कानून को लेकर पहले से ही चिंता जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोगों को बड़ी संख्या में इससे परेशान किया जाएगा और बिल्कुल उसी तरीके के आंकड़े सामने आने लगे हैं। दोस्तों आंकड़ों में खामियों के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर एक दो नहीं बल्कि 12,000 से अधिक वक्फ के पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन को खारिज कर दिया गया है। और हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट छपी है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर उम्मीद पोर्टल पर अपलोड किए गए लगभग 1 लाख वक्फ संपत्ति के ऑडिट होने के बाद 12,000 से अधिक पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन को खारिज कर दिया गया है, जिसमें अधिकारियों ने डेटा की प्रविष्टि और त्रुटियां यानी गलत जानकारी देने के कारण दस्तावेजीकरण का हवाला देते हुए ये कार्रवाई की है। दोस्तों 2 अप्रैल 2026 को विस्तृत अस्वीकार्य सूची जारी से करने से पता चलता है कि सबसे ज्यादा जो रिजेक्ट किए गए हैं फॉर्म दोस्तों वो लखनऊ के अंदर 1114 किए गए हैं, बिजनौर के अंदर 1003 रजिस्ट्रेशन को रद्द किया गया है और सहारनपुर के अंदर 990 को। उल्लेखनीय है कि संख्या वाले अन्य जिलों के अंदर बाराबंकी 577 और अमरोहा के अंदर 85 शामिल है, जबकि बागपत में 60 और बरेली में 17 और अपेक्षाकृत कम अस्वीकृतियां की गई है। ऐसे में दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला गया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन कई जगह पर रिजेक्ट किया गया है, जो कहीं ना कहीं चिंता का मामला है। इस घटना की पुष्टि करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रदेश के मंत्री सुनी केंद्रीय वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जुफर अहमद फारूकी ने कहा कि उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने का काम जारी है और वक्फ की जो भी इंस्टीट्यूट है उनकी जानकारी हम लोग देते जा रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों एक दो नहीं बल्कि 12,000 रजिस्ट्रेशन को रद्द किया गया है। क्या आपको ये लगता है कि साफ तौर पर एक सुनियोजित तरीके से किया गया है, इसके खिलाफ और तेजी से और जोर शोर से आवाज उठाई जानी चाहिए? तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा कांगड़ा में आयोजित किए गए जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी 30 अप्रैल को पार्टी के लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री के साथ में कई और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा किया जाएगा। दोस्तों खासकर हिमाचल प्रदेश की रणनीति को लेकर चर्चा किया जाएगा और 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। राहुल गांधी यहाँ मौजूद रहेंगे, जो साफ तौर पर पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी संगठन को लेकर पार्टी के नेताओं को राहुल गांधी एक बड़ा इंस्ट्रक्शन देंगे दोस्तों, क्योंकि अगले साल हिमाचल प्रदेश के अंदर भी चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बचाकर रखनी है और इसीलिए लिए प्रयास करने पड़ेंगे। दोस्तों अमूमन हिमाचल प्रदेश में 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है और कोई भी अपनी 5 साल के बाद सरकार बचा नहीं पाता। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती एक बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा। दूसरा पार्टी के अंदर गुटबाजी एक बड़ा कारण है, क्योंकि पार्टी के अंदर कई सारे नेता है जिनकी महत्वाकांक्षा है कि वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आशीर्वाद से सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उनकी लोकप्रियता क्षेत्र के अंदर अच्छी खासी है। दोस्तों ऐसे में सुक्खू वर्सेस कुछ नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं उनको भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी मनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में एक बात है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि सरकार को रिपीट किया जाए और प्रशिक्षण के लिए राहुल गांधी खुद पहुंच रहे हैं 30 अप्रैल को। देखते हैं क्या क्या बोलेंगे राहुल गांधी। दोस्तों इसी के साथ में बीजेपी और आरएसएस के बीच में क्या आपस में तनातनी चल रही है दोस्तों, क्योंकि ये बयान किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस के टॉप लीडर में एक माने जाने वाले व्यक्ति ने दिया है। दरअसल अपडेट यह है कि भारत और अमेरिका के बीच में व्यापारिक समझौता हुआ था दोस्तों, और व्यापारिक समझौते को लेकर ही एआई समिट में कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस की ओर से जोरदार तरीके का विरोध किया गया था और बीजेपी सरकार ने देश के किसानों और देश के व्यापारियों के खिलाफ अमेरिका के साथ जाकर समझौता किया, यानी भारत विरोधी समझौता अमेरिका के साथ में किया गया और डंके की चोट पर यह बात देखी जा सकती है दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी ने तब से ही प्राइम मिनिस्टर इस कॉम्प्रोमाइज वाला मुहिम चलाया था और अब बीजेपी के नेता आरएसएस के लीडर राम माधव के अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते पर बयान को लेकर विवाद गहरा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि राम माधव ने वाशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया और बीजेपी सरकार के भारत को नुकसान पहुंचाने का जिक्र उन्होंने किया। दोस्तों उन्होंने कहा कि भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया ताकि अमेरिका खुश हो जाए, रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया ताकि अमेरिका खुश हो जाए और अमेरिकी टैरिफ का भी हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया ताकि अमेरिका खुश हो जाए। आखिर भारत अमेरिका के साथ काम करने में कहां कमी कर रहा है, यानी भारत हर चीज वो कर रहा है जो अमेरिका चाहता है, तो अमेरिका को भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यानी दोस्तों राम माधव का ये बयान साफ तौर पर भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में बताता है, यानी अमेरिका के साथ में भारत खासकर बीजेपी की सरकार किस तरीके से डील कर रही है। दोस्तों इस बारे में स्पष्ट संकेत मिलता है कि राम माधव इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भारत अमेरिका को खुश करने के लिए कई सारे फैसले ले रहा है, बेशक आम जनता को नुकसान हो जाए और कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ मिलकर आगे बढ़े। ऐसे में राम माधव जो बोल रहे हैं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कि राम माधव के बयान से साफ है कि मोदी सरकार ने अमेरिका को खुश करने के लिए भारत के हितों के साथ में समझौता
समझौता किया है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी वही करते हैं जो ट्रंप चाहते हैं। मोदी ट्रंप की कठपुतली है और यही वजह है कि ट्रंप भारत को नर्क बता रहा है और मोदी की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ बोल पाए। साफ है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज यानी समझौतावादी प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इस बात का खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। राम माधव ने कहा था कि हमने 18% टैरिफ भी स्वीकार कर लिया जो एवरेज से ज्यादा था। ऐसे में दोस्तों राम माधव जैसे लोग कहीं ना कहीं सच्चाई बोल जाते हैं और इसके बावजूद जो अंधभक्त हैं उनको पता नहीं चलेगा कि मोदी ने कितना बड़ा नुकसान देश को पहुंचाया अमेरिका के साथ में व्यापारिक समझौता करके। साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है दोस्तों जहां पर एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको भद्रलोक कहा जाता है। भद्रलोक अमूमन उन लोगों को कहा जाता है जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैटेगरी में आते हैं यानी जिनको बुद्धिजीवी बोला जाता है और वो पश्चिम बंगाल की राजनीति की धुरी तय करते हैं। पहले लेफ्ट पार्टी के लिए माहौल बनाया करते थे, उसके बाद अब तृणमूल कांग्रेस के लिए माहौल बनाते थे और भारतीय जनता पार्टी खासकर दक्षिण बंगाल के होने वाले चुनाव से पहले एक ऐसा फैसला ले रही है दोस्तों जिससे बीजेपी बंगाल के भद्रलोक के लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट से निवर्तमान विधायक और अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी नीति आयोग के अगले उपाध्यक्ष होंगे। ये फैसला बीजेपी ने लिया है। वहीं पर वैज्ञानिक गोवर्धन दास को आयोग का सदस्य बनाया जाएगा। सरकार से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है दोस्तों और लाहिड़ी सुमन के बेरी की जगह लेंगे और जो 2002 से इस पोस्ट पर आसीन है। इन दोनों नामों का चयन ऐसे समय में हुआ है जो पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हो रहे हैं दोस्तों। अशोक कुमार लाहिड़ी जो वर्तमान विधायक है उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। ऐसे में भारत सरकार के 12वें मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। तो एक तरीके से देखें तो बंगाल के अंदर भद्रलोक के लोगों को मैसेज भेजने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी भद्रलोक के लोगों का भी एक तरीके से ख्याल रखती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर सारे राजनीतिक पोस्ट राजनेताओं को बांटे जाते हैं और केवल चुनावी हथकंडे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नीति आयोग में ऐसे अर्थशास्त्रियों को बिठाना चाहिए जो देश का भला करे, ना कि उन लोगों को जो भद्रलोक के लोगों को एक तरीके से अपील करे और भारतीय जनता पार्टी की जगह भद्रलोक के अंदर बनाए। ऐसे में दोस्तों नरेंद्र मोदी भी जादवपुर में मौजूद थे, उसके बाद ये फैसला हुआ है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों जहां पर कुछ दिनों पहले राहुल गांधी जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे तो उन्होंने एक बयान दिया था दोस्तों। उन्होंने कहा था कि अगर ममता बनर्जी साफ सुथरी सरकार चलाती और ध्रुवीकरण नहीं करती तो बीजेपी को बंगाल का रास्ता नहीं मिलता। उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी की नीति के कारण ही आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लेकर कम से कम चर्चा चल रही है कि वो सत्ता की लड़ाई में है। इसे पता चलता है कि ममता बनर्जी ने जो नीति अपनाई वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा कर गई और बीजेपी बंगाल में अपना विस्तार कर पाई। वरना कांग्रेस पार्टी शासित राज्यों में खासकर जो तमिलनाडु जो कल्चरल स्टेट होते हैं दोस्तों वहां पर बीजेपी घुस नहीं पाई, लेकिन बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी घुस रही है और ममता बनर्जी की पार्टी के सामने चुनौती पेश कर रही है। राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं दोस्तों की विचारधारा की बात आती है तो सबको उस विचारधारा पर अडिग रहना चाहिए जो गांधी और नेहरू की विचारधारा थी। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कार्ड खेले और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ध्रुवीकरण का सहायता लिया तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को भी मिला। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी बात तो एकदम सही बोल रहे हैं, ममता बनर्जी एकमात्र कारण है बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विस्तार का दोस्तों, क्योंकि 2016 में बीजेपी को केवल एक विधायक मिला था लेकिन 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 77 हो जाता है और अब कई लोग दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सीटें बढ़ेगी लेकिन सत्ता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर तृणमूल कांग्रेस की नीति कहीं ना कहीं फेल हो रही है और राहुल गांधी इसी ओर इशारा कर रहे थे, इसी बात का जिक्र कर रहे थे जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी सही बोल रहे थे कि ममता बनर्जी को जो नीति अपनानी चाहिए थी उन्होंने वो नीति नहीं अपनाई और ध्रुवीकरण का सहारा लेने की कोशिश की, तो भाजपा के लिए इसे आसान चुनाव क्या हो सकता है कि कोई ध्रुवीकरण की राजनीति करे और बीजेपी तो चाहती ही है कि सामने से भी ध्रुवीकरण की राजनीति हो। ऐसे में राहुल गांधी के बयान पर आपकी जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर सिद्धरमैया ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक तकनीकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। इसके तहत 56,432 पोस्ट को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का ऐलान किया गया है दोस्तों। और सिद्धरमैया ने 6-6-5 का फॉर्मूला लागू किया है, यानी 3 ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में ऐसी रिजर्वेशन को डिवाइड किया है दोस्तों। यानी समाज के लोगों को जो 17% का आरक्षण मिलता है उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। अदालत द्वारा निर्धारित 50% की सीमा का पालन करने के लिए अनुपातिक रूप से घटाकर 15% कर दिया गया है दोस्तों। कैबिनेट ने सार्वजनिक रूप से सर्वसहमति से अनुसूचित जाति वामपंथी ग्रुप ए के लिए 5.25% और अनुसूचित जाति दक्षिणपंथी होलेया यानी ग्रुप बी के लिए 5.25% और होवी लंबानी और कोरचा कोरमा और 59 अलेमारी जातियों के लिए ग्रुप सी के लिए 4.5% आरक्षण तय किया है दोस्तों। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आरक्षण को पारित करने का हम फैसला ले रहे हैं, यानी आंतरिक आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। इसे 101 अनुसूचित जाति समुदाय और 59 आलेमारी
हमारी जाति के सदस्यों को अलग अलग रूप से मौका मिलेगा दोस्तों, यानी ऐसी कैटेगरी के अंदर जो रिजर्वेशन मिलता है उसमें भी कुछ एक जातियों को फायदा मिलता है, जिस कारण से अन्य जातियां छूट जाती है। इसलिए इसके अंदर भी कैटेगराइजेशन किया गया है, 6-6-5 का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों आप देखते हैं क्या ये मामला कोर्ट पहुंचेगा और क्या कोर्ट में इस बात को स्वीकार किया जाएगा कि आंतरिक आरक्षण ऐसी कैटेगरी में दिया जा सकता है, यानी ऐसे रिजर्वेशन में जो 15% आरक्षण मिलता है उसको भी वर्टिकली डिवाइड करने की जगह हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया जा रहा है दोस्तों, यानी उसके अंदर भी अलग अलग तरीके की कैटेगरी 3 कैटेगरी बनाई गई है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले मोटरसाइकिल का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के मामले में चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कड़ी फटकार लगाई है। दोस्तों अदालत ने कहा कि इस तरह के प्रतिबंधों से आम नागरिकों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्णा राव ने चुनाव आयोग से पूछा कि चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की पाबंदियों की क्या आवश्यकता पड़ गई, और अदालत ने यह भी कहा कि आयोग को ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये जो फैसला उन्होंने लिया है किन परिस्थितियों में और किन घटनाओं के आधार पर यह फैसला लिया गया है। जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि नागरिकों की स्वतंत्रता को इस तरह से पूरी तरह से सीमित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सुरक्षा ही चिंता होती तो केवल मोटरसाइकिल ही नहीं बल्कि अन्य वाहनों पर भी रोक लगाई जा सकती थी। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि क्या पिछले कुछ वर्षों में ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें बाइक का उपयोग करके गंभीर अराजकता फैलाई गई है। बता दें कि चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें कहा था कि चुनाव से 2 दिन पहले मोटरसाइकिल की आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी। हालांकि कुछ परिस्थितियों में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बाइक के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन पीछे किसी सवारी को बिठाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा चुनाव के दिन भी सीमित समय के लिए बाइक चलाने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते उसका उद्देश्य केवल मतदाता को लाने के लिए किया जा रहा हो। कुल मिलाकर दोस्तों किसी के बाइक सवारी पर कैसे रोक लगाई जा सकती है, ये सवाल तो एकदम जेन्युइन तरीके का है। यानी चुनाव आयोग को हर चीज के फैसले लेने चाहिए, लेकिन ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए जिससे कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित होना तो दूर की बात, आम जनता की जिंदगी में दिक्कतें आनी शुरू हो जाए, और इसीलिए कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई है दोस्तों, और बात एकदम सही भी है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2026 के लिए पहले चरण में बम्पर वोटिंग को लेकर अपडेट ये है दोस्तों की दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा कि सुनने में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर के खिलाफ वोट पड़ रहे हैं। मोदी जी का एसआईआर उनके ही खिलाफ हो गया है। पश्चिम बंगाल में पहले फेज के अंदर गुरुवार को औसतन 92% वोटिंग दर्ज की गई है। जिन 16 जिलों के अंदर 152 सीटों के लिए वोट हुए हैं, उन जिलों में उत्तरी बंगाल, कूच बिहार, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा, जबकि दक्षिण बंगाल के मुर्शिदाबाद और पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम बर्धमान और बीरभूम जिले शामिल है। दोस्तों ऐसे में पहले चरण के अंदर लगभग 92% के आसपास वोट पड़े हैं। तो इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल की ओर से टिप्पणी की गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर अब एक बार फिर से अन्ना हजारे का बयान आया है। दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता, अपने आप को बताने वाले और भाजपा सरकार लाने का काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कहे जाने वाले अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी के साथ सांसदों के पाला बदलने को लेकर टिप्पणी की है। दोस्तों आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए बोलते हैं अन्ना हजारे की राघव चड्ढा और पार्टी के 6 अन्य सदस्यों ने पार्टी से पलटी मारी, पार्टी छोड़ दी। तो हजारे ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है। चड्ढा और अन्य लोगों ने परेशान होकर ऐसा फैसला लिया, इसलिए वे चले गए। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। तो हजारे का कहना है कि आम आदमी पार्टी सही राह अपना रही होती तो कोई लोग पार्टी छोड़कर नहीं जाते, लेकिन उनकी पार्टी छोड़कर कई सारे लोग चले गए और लगातार कठिनाइयां सामने आ रही है। कुल मिलाकर दोस्तों सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होगा तो अन्ना हजारे होंगे, क्योंकि अन्ना हजारे को पता है कि अन्ना हजारे का नाम लेकर आम आदमी पार्टी ने राजनीति की और अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के इस मामले पर, इस बयान पर कुछ जवाब भी नहीं दे पाएंगे। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ राम माधव के बयान को लेकर केसी वेणुगोपाल ने भी निशाना साधा। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आरएसएस के सीनियर नेता साफ तौर पर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के इशारे पर नाच कर रहे हैं, यानी ट्रंप के इशारे पर नाच रहे हैं। और एक इंदिरा गांधी जी का दौर था जब अमेरिका ने 7th फ्लीट भेजा था बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में भारत को डराने के लिए, लेकिन भारत एक कदम से नहीं हटा। और आज के प्रधानमंत्री ने भारत की स्वायत्ता को, भारत के संप्रभुता को पूरी तरीके से अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया है। और राहुल गांधी और ओपोजिशन यानी विपक्ष के लोग खुलकर ये बात बोल रहे हैं और आखिरकार आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं। साथ साथ दोस्तों गांधी ने आजादी नहीं दिलाई और अंबेडकर ने नहीं लिखा संविधान, ये बयान ब्रजभूषण शरण सिंह दे रहा है। ब्रजभूषण अपने आप को क्षत्रिय नेता बनने के लिए उलझुल तरीके का बयान दे रहा है। दोस्तों ऐसे में ब्रजभूषण के इस तरीके के बयान पर आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों युवा कांग्रेस ने शुरू किया बेहतर दिल्ली अभियान, जनसंवाद से समस्याओं का पता लगाने का संकल्प लिया गया। युवा कांग्रेस दिल्ली में पार्टी के विस्तार के लिए काम कर रहा है और क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में कमजोर होती जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के पास मौका है कि वो सीला
दीक्षित के टाइम की कांग्रेस को क्षेत्र के अंदर खड़ा करे दोस्तों, और पूरी तरीके से आम जनता के बीच में जाए, बताए कि शीला दीक्षित सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने आम जनता के लिए कितने काम किए थे और दिल्ली में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी शीला दीक्षित ने किया था। तो आम आदमी पार्टी के सामने अब एक विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बढ़ने की कोशिश कर रही है और इसीलिए युवा कांग्रेस के लोगों को आगे किया गया है। साथ साथ दोस्तों गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंचे थे पवन खेड़ा जमानत याचिका लेने के लिए, यानी याचिका दाखिल करके जमानत लेने के लिए, तो उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है दोस्तों। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट के आरोप लगाए थे पवन खेड़ा ने, जिसके बाद उनके खिलाफ हर जगह कार्रवाइयां चल रही है। हालांकि वो लगातार लड़ाइयां लड़ने को तैयार है दोस्तों और कानूनी लड़ाई में आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी ने भी पूरी तरीके से पवन खेड़ा का समर्थन किया था। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत